हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं दूसरा हेडिंग जिसका नाम है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो देखिए, पहला हेडिंग इसके अंदर क्या आता है, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारा शरीर, जो हमारा शरीर होता है, 7 पीएच के प्रास के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर होता है, 7 से 7.8 के बीच है हमारा शरीर क्या करता है, काम करता है। ठीक है। जीवित प्राणी, जो जीवित प्राणी होते हैं, केवल संकीर्ण प्रास, यानी कि जो इनका प्रास होता है जीवित प्राणियों का, इनका फिक्स होता है। संकीर्ण प्रास में जीवित रह सकते हैं। ठीक। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। और जो अम्लीय वर्षा होता है, जब नदी में ये जाता है, प्रवाहित होता है, तो नदी का पीएच भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा है, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। अच्छी उपज के लिए, उपज का मतलब उगने के लिए, पौधे को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। पौधे को उगने के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। किसी पौधे को स्वस्थ विकास के लिए, यानी कि किसी कोई पौधा है उसका स्वस्थ देखना है कि वो विकास कैसे करता है, तो उसका पीएच ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। और पीएच ज्ञात करने के लिए वहां की, जहां से वो पौधा उग रहा है यानी कि उपज रहा है, वहां से मिट्टी लें और उसका पीएच जांच करें। ठीक। तीसरा हेडिंग क्या है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है। यह रोचक है कि हमारे उदर यानी कि पेट, हमारे पेट में क्या पाया जाता है, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पाचन करता है। जो एचसीएल होता है ये बहुत ही हार्ड होता है और हमारे शरीर, हमारे पेट में क्या होता है कि बिना हानि पहुंचाए हमारे भोजन को क्या करता है, पचा देता है। अपच की उपस्थिति में, अपच का मतलब यानी कि डाइजेशन ना हुआ हो, अपच की उपस्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, एसिड उत्पन्न होता है, अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है। जिसके कारण उदर में क्या होता है, हमारे पेट में क्या होता है, दर्द होता है और जलन का अनुभव होता है। दर्द और जलन का अनुभव होता है, किस लिए होता है कि अम्ल ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए अनुभव होता है, होता नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद उदर में दर्द एवं जलन अनुभव होता है, किसके कारण होता है, तो अम्ल जब ज्यादा रिलीज हो जाता है तब क्या होता है कि दर्द, पेट में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। फिर उसके लिए क्या करते हैं, दर्द से मुक्त के लिए एंटी एसिड क्षारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यह एंटी एसिड अधिक मात्रा में उदासीन करता है। ये जो ज्यादा अम्ल रिलीज होता है तो उसको क्या करता है, एंटी एसिड क्षारीय कर देता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। दुर्बल क्षार का उपयोग करता है, दुर्बल कर देता है। ठीक है। किसको, अम्ल को दुर्बल कर देता है। फिर इसके बाद दूसरा हेडिंग आता है पीएच परिवर्तन की कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि हमारे जो मुंह का पीएच होता है 5.5 से अगर कम होता है तो हमारे जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं। ठीक है। दांतों का इनेमल, जो हमारे दांतों का इनेमल होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। देखिए, दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। जो एनिमल होता है ये किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। ठीक है। जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह जल में नहीं घुलता, लेकिन हमारे मुंह के जो पीएच है उसमें ये क्या होता है कि घुल जाता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है, तो यहाँ पे ये होता है कि जो मधुमक्खी डंक जब मारती है तो उसके डंक में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जलन होता है और दर्द होता है। अब दर्द और जलन को ठीक करने के लिए हम लोग को बेकिंग सोडा का उपयोग करना चाहिए। बेकिंग सोडा क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, उससे क्या होता है कि दर्द ठीक हो जाता है। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। फिर यहाँ पे आता है प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो सिरका, सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। सिरका हो गया, सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है।
फिर दूसरा आता है संतरा। संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नंबर 3 आता है नींबू। नींबू में भी क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नंबर 4 टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नंबर 5 दही। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। फिर नंबर 6 आता है, ठीक है, जो ये सिरका, संतरा, नींबू, टमाटर, दही, इमली और चींटी का डंक में जो एसिड पाया जाता है, बिच्छू के जो डंक में एसिड पाया जाता है, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक है। और उससे जो प्राकृतिक से जो अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिरका से एसिटिक अम्ल हो गया, संतरा से सिट्रिक अम्ल हो गया, नींबू से सिट्रिक अम्ल हो गया, टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, दही से लैक्टिक अम्ल हो गया, इमली से टार्टरिक अम्ल हो गया, और चींटी के डंक से क्या पाया जाता है, मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है, मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। ये सब क्या है, मेथिनोइक अम्ल क्या है, ये तो अम्ल है। और जो चींटी का डंक है या बिच्छू का डंक है, वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, उससे कौन सा एसिड यानी अम्ल प्राप्त होता है। ये देखिए साधारण नमक, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, कच्चा पदार्थ है, ये सब का उपयोग हम लोग डेली करते हैं, डेली का ये उपयोग होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन यानी कि NaOH जब पानी में जब जाता है तो Na+ हो जाता है, OH- हो जाता है। जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, यानी कि जब ये पानी में जाता है तो Na+ अलग हो जाता है और OH- अलग हो जाता है। उससे क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होने लगता है, यानी कि धारा उसमें बहने लगती है। इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्षार का मतलब होता है यहाँ पे NaOH, यानी कि जो क्लोर है उसको बोलते हैं क्लोरीन, और क्षार जो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद हेडिंग आता है व्यंजक चूर्ण। जलीय विलयन का NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन, यानी कि जब ये NaCl पानी में जाता है तो ये भी टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है कि धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। विद्युत फिर से देखिए यहाँ पे जलीय विलयन NaCl सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड टूटता है पानी में तो क्या बनता है, क्लोरीन का निर्माण करता है। ठीक है। इस इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए, यानी कि इस क्लोरीन का उपयोग क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन से विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। अब इसका सूत्र अगर देखा जाए तो रिएक्शन क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस Cl2, यहाँ से बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितने हैं, एक है, कैल्शियम एक हो गया, OH कितने यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे H2 हो गया, और O यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो हो गया। ठीक है। फिर क्लोरीन यहाँ पे दो है, क्लोरीन यहाँ पे दो हो गया। ठीक है। ये होता है इसका सूत्र। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, लॉन्ड्री में साफ कपड़े के विरंजक के रूप में करते हैं, यानी कि जो कपड़ा होता है उसको रंगने में किया जाता है। फिर सेकंड आता है रासायनिक के उद्योगों में उपचार के रूप में करते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा आता है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या करते हैं, पानी में जो बैक्टीरिया होती है उसको साफ करने में भी किया जाता है। फिर हेडिंग आता है बेकिंग सोडा। इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है। जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग सबसे ज्यादा रसोई घर में क्या बनाने में करते हैं, खस्ता और पकौड़े बनाने में करते हैं। इससे खाने को आसानी से पकाया भी जा सकता है। जो बेकिंग सोडा होता है इससे खाने को आसानी से और शीघ्रता से पकाया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर इसका
बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम देखा जाए तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला NaHCO3, ये इसका होता है सोडियम बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट होता है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन देखा जाए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा NH, यहाँ से ले लीजिए NaNH4Cl प्लस NaHCO3, ये होता है इसका रिएक्शन। देखिए सोडियम क्लोरीन हो गया और जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, इससे क्या प्राप्त होगा बेकिंग सोडा प्राप्त होगा, ठीक है। फॉर्मूला फिर इसके बाद आता है बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, अम्लों को उदासीन करने में करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, टार्टरिक अम्ल का जैसे मंडक खाद्य अम्लों का मिश्रण करने में भी करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जल में मिलाया जाता है। अब इसका भी रिएक्शन देखें तो NaHCO3 प्लस H, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा CO2 प्लस H2O और यहाँ पे फिर रहेगा अम्लों का लवण, ठीक है। ये होता है बेकिंग सोडा का उपयोग। फिर से एक बार देखिए अम्लों का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, अम्लों का उदासीन करने में करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, टार्टरिक अम्ल जैसा मंडक खाद्य अम्लों का निर्माण करने में करते हैं। बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है जल में तो क्या प्राप्त होता है, अम्ल का लवण प्राप्त होता है, ठीक है। हेडिंग क्या आता है धोने का सोडा, ठीक है। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड, अब ये पहले याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है। अब देखिए एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बेकिंग सोडा को गर्म, हम लोग अभी क्या किए थे, बेकिंग सोडा को गर्म करके क्या प्राप्त किया था, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया था, ठीक है। और इसी सोडियम कार्बोनेट से पुनः हम लोग क्रिस्टलीकरण करके क्या प्राप्त करेंगे, धोने का सोडा प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद आता है धोने के सोडे का उपयोग कहाँ पे होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है। इसका अगर रिएक्शन देखा जाए ये वाले का, कैसे ये धावन सोडा बना है, सॉरी धोने का सोडा बना है, तो ये होता है Na2CO3, ठीक है, प्लस 10H2O, तो यहाँ से ये बनेगा Na2CO3 10H2O, ये यहाँ से बना है, ठीक है। ये धोने का सोडे का फॉर्मूला है। फिर दूसरा हेडिंग आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को क्या करता है, त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट इसका फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। फिर से एक बार देखिए जिप्सम को 373 पर गर्म करते हैं, यानी कि जिप्सम होता है चूना, उसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के जो अणु होते हैं वो त्याग देते हैं, यानी कि वो निकल जाते हैं। फिर क्या बनता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है, ठीक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका देखें CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 हाफ H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा CaSO4 प्लस H2O, ये बनेगा। फिर इसका उपयोग देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, खिलौना बनाने में होता है, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना करने में किया जाता है,
टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो प्लास्टर बांधते हैं, तो वो क्या होता है, कौन सा चूना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसी से क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां टूटी रहती हैं वो अपने जगह पे स्थिर हो जाती हैं, यानी कि वो वहीं पे रुक जाती हैं। ठीक है।